नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं नरवाई या पराली के ऊपर कि इसको जलाना जो है कितना सही है कितना गलत है और आखिर सरकार क्यों लगा रही है जुर्माना। ठीक है। अब सरकार बोल तो रही है कि इसको नहीं जलाना नहीं जलाना, लेकिन क्यों नहीं जलाना हम आज ये समझेंगे। ठीक है। अब बोले कि सरकार को क्या दिक्कत है, बोले खेत हमारा, पराली हमारी, आग हमारी। बोले सरकार को क्या दिक्कत है, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमें ही है, हमारी मिट्टी को है, हमारी खेती को है ना। इसलिए हमें सबसे पहले मिट्टी को समझना पड़ेगा कि मिट्टी क्या होती है। देखिए देखिए ये यहाँ पर लिखा भी है कि खेत में नरवाई जलाने पर किसान को 15,000 का जुर्माना, पंचनामा बनाया। ये आजकल की ही खबर है। अब धीरे धीरे ये प्रोग्राम जो है वो सभी जगह लागू होगा। देखो मिट्टी को समझते हैं तो एक साइड है रेत और दूसरी साइड है मिट्टी। अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि दोनों में से जो फसल उत्पादन की जो क्षमता होती है वो किसके अंदर होती है, मिट्टी के अंदर। जबकि रेत के अंदर जो फसल उत्पादन हम नहीं कर सकते। अब ऐसा क्या कारण है, जबकि आपको बता दूं कि जो ये मिट्टी है उसका निर्माण इसी रेत से ही हुआ है। रेत से ही मिट्टी का निर्माण होता है। कैसे होता है देखिए, जब इस खनिज या रेत में हम क्या मिलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ, फसल अवशेष या वही पराली, जब इसको मिलाया जाता है तब जाके मिट्टी बनती है। और इसको मिलाने का जो काम है वो किया जाता है मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों द्वारा। मिट्टी के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, है ना। एल्गी होती है, फंगस होते हैं ना। तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि इस कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं। और खाने के फलस्वरूप क्या होता है, ये रेत जो है ये बदल जाती है मिट्टी में, है ना। तो मतलब मिट्टी बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम किनका है, इन्हीं दो का है ना। अब हम करते क्या है, देखो ये इस प्रकार से है। ठीक है, ये देखो ये जो केचुए हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, ये क्या कर रहे हैं, उस कार्बनिक पदार्थ को या फसल के अवशेष कचरे को सड़ाकर उससे क्या बना रहे हैं, मिट्टी बना रहे हैं और मिट्टी को उर्वर बना रहे हैं। और यही कार्बनिक पदार्थ होता है जिसके कारण मिट्टी के अंदर उर्वरता आती है। बिल्कुल। देखिए कार्बनिक पदार्थ क्या महत्व है कि भाई मिट्टी की उर्वरता भी इसी से आती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता, जो पानी को रोकने की जो क्षमता है, वो भी इसी के कारण आती है। क्योंकि हम जानते हैं रेत तो पानी को नहीं रोक सकती लेकिन मिट्टी रोक सकती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता, मिट्टी में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन होता है या ऑर्गेनिक मैटर होता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता उतनी ज्यादा होती है। रासायनिक या दानेदार उर्वरकों की जो मांग है वो उतनी कम होती है। ठीक है। जैविक कार्बन का स्तर बढ़ता है। मृदा सूक्ष्म जीवों की जो संख्या है वो भी इसी के कारण होती है। मिट्टी का जो भुरभुरापन है वो भी इसी के कारण होता है। भाई जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा, मिट्टी उतनी ज्यादा अच्छी, भुरभुरी और मुलायम होगी। देखिए अब तो ये तो रही फसल। देखो होता क्या है कि अगर हमने कोई फसल लगाई है, फसल को दिया किसने है, मिट्टी ने दिया है भाई। ये कहाँ से आई है, मिट्टी से ही आई है। तो इसके ऊपर क्या पूरा हक हमारा है, नहीं। देखो ये जो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है इस पर तो जरूर से हमारा हक बनता है। लेकिन ये जो नीचे वाला हिस्सा है जिसे हम आप पराली बोलते हैं, नरवाई बोलते हैं, या जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर बोल दे, तो इस पर किसका हक होता है, इन पर हक होता है इन जीवाणुओं का, सूक्ष्म जीवों का, है ना। क्यों, क्योंकि ये इनका भोजन है। ये जो बचा हुआ कार्बनिक पदार्थ है इसको ये जीवाणु खाते हैं। खाने के बाद मिट्टी को उर्वर बनाते हैं, उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे पास तो समय रहता नहीं कि भाई आज फसल की कटाई करें, हमें जल्दी अगली फसल की बुआई करना है। तो हम क्या कर देते हैं, उसमें आग लगा। देखो इस प्रकार से हमने ऊपर वाला तो हिस्सा तो काट लिया, अब नीचे वाला हिस्सा इनको देना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, लगा दी उसमें आग। अब आग लगा दी तो इनको क्या इनका भोजन मिला, नहीं। जब इनको इनका भोजन नहीं मिलेगा और जब ऑर्गेनिक मैटर या फसल के अवशेष ही नहीं रहेंगे, तो मिट्टी के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है वो आएगा कहाँ से। अब जब कार्बनिक पदार्थ ही नहीं रहेगा तो मिट्टी सिवाय रेत के और कुछ भी नहीं है। और आज के टाइम पे यही हो रहा है कि मिट्टी जो है वापस से रेत बनते जा रही है। ठीक है, तो ये आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। आप इसको समझे, हमने लगा दी आग, अब बचेगी केवल राख, है ना। और धीरे धीरे फिर ये इन जीवाणुओं की संख्या भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। अब जब जीवाणु ही नहीं रहेंगे तो फिर वही बात है कि मिट्टी क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल, या उसमें उर्वरता नहीं रहेगी। अब एक समस्या आती है कि भाई मिट्टी क्या हो रही है, कठोर हो रही है। तो मिट्टी कठोर क्यों हो रही है, अभी बोला है ना कि हमने आग लगा दी। आप मुझे बताइए कि ईंट जो घर बनाने के लिए यूज होती है वो ईंट, ईंट किससे बनती है, आप सभी लोग जानते हैं कि मिट्टी से ही बनती है। लेकिन मिट्टी कमजोर होती है, नरम होती है। वहीं हम अगर ईंट को देखें
तो कितनी कठोर होती है कि बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती है। होता क्या है उसमें, कुछ नहीं होता, बस कुछ मत करो, मिट्टी को लो और उसको गर्म कर दो भट्टे में। गर्म कर दिया, उसको पका दिया तो ईंट बन गई। तो ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं इसको प्रॉपर शेप दे के अगर आप भट्टे में पका रहे तो ही ईंट बनेगी। खेत में भी तो वही प्रोग्राम चल रहा है, देखो क्या है, ये मिट्टी हमने उसमें लगा दिया आग, खेत को खेत नहीं ईंट का भट्टा बना दिया। तो मिट्टी क्यों नहीं कठोर होगी, आप समझे? तो जिस प्रकार से मिट्टी को पकाने से ईंट बन जाती है, तो वही हमारा खेत में हो रहा है। तो मिट्टी कठोर होगी ही। आप भी समझते हैं कि जब पुराने जमाने, आज के 15-20 साल पहले देखे तो 35 हॉर्स पावर, 40 हॉर्स पावर के जो ट्रैक्टर है खेत में बढ़िया काम करते हैं, है ना। लेकिन आज के टाइम पे 50-55 हॉर्स पावर से कम का ट्रैक्टर खेत में उतरने का नाम नहीं लेता, बोलता मैं, मेरे साथ होगा ही नहीं, है ना। तो मिट्टी कठोर होते जा रही है, और मिट्टी कठोर हो रही है इसका मतलब कि आपकी जो खेती है वो संकट में है ना। अब और क्या दिक्कत है, और तो देखो ये क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसका नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण, है ना। आप सभी लोग जानते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि पौधे जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और बदले में हमें हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन देते हैं, इसी को प्रकाश। और क्या बनाते हैं, भोजन। भोजन मतलब यही, पत्तियां, फूल, टहनी, अनाज, ये सब क्या है, इसी से तो बना है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से ही तो सब बना है। तो पौधों ने कितने महीनों की मेहनत से ये सब फूल पत्तियां ये सब कुछ बनाया, और हमने क्या कर दिया, उसमें लगा दी आग। तो जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की गई थी, उसको जला के हमने उस वापस निकाल दिया। अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाएगी, तो ये हमारी पृथ्वी के तापमान को या वायुमंडल के तापमान को बढ़ा रही है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है। आप समझते हैं कि आजकल की जो गर्मी है नॉर्मल गर्मी नहीं है, टेम्परेचर 50 तक पहुंच जाता है। ठीक है। जो ग्लेशियर है, बर्फ जो है वो पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो बहुत सारी जो पर्यावरणीय जो समस्या है वो पैदा हो रही है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है अब जो है कड़े कानून भी ला रही है ना। तो आप समझे कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, ये हमारी जरूरत है। ठीक है। अब देखो ये जो बाकी की गैसें हैं, ये क्या नुकसान नहीं करती, बहुत सारी गैसें निकलती है। तो ये भी क्या है, जो अम्ल वर्षा होती है उसमें भी अपना योगदान करती है। अम्ल वर्षा मतलब कि जो का पानी आता है, उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि जो मिट्टी है उसका पीएच बिगड़ जाता है। देखो यहाँ पर भी लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा कौन सी गैस करती है, लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अगर इससे नहीं रोका गया तो फिर हमारा, ठीक ठीक है हम तो जी जाएंगे, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां है उनका भविष्य जरूर से खतरे में है। ठीक है। तो नरवाई या पराली जलाने के नुकसान, और नुकसान ही नुकसान है, एक सिंगल फायदा भी नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि इसको जलाने से फायदा है। बोले हमारे पैसे बच रहे, पैसे बच रहे, लेकिन आप सोचेंगे तो दीर्घकालीन दृष्टिकोण से आपको फिर वही पैसा रासायनिक उर्वरकों में देना पड़ेगा। फिर ज्यादा आपको यूरिया लगेगा, ज्यादा डीएपी लगेगा, ज्यादा पोटास लगेगा, ज्यादा एनपीके लगेगा, तो ये सब उर्वरक धीरे धीरे ज्यादा लगेंगे। आपने जो पैसा बचाया, जो समय बचाया, बोलते हैं ना कि एक साइड से आया बस रास्ता पलट गया है, कि पैसा यहाँ नहीं गया और दूसरी जगह चले गया, वो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन आज किसानी के साथ, खेती के साथ यही हो रहा है। पहले हम जो यूरिया डालते थे तो बदले में बहुत अनाज मिलता था, लेकिन आज अनाज की मात्रा कम होती जा रही है, आप इसे समझे। ठीक है। तो क्या हुई? सूक्ष्म जीव कम हो रहे हैं, मिट्टी की जल धारण क्षमता ही नहीं बची है, मिट्टी कठोर हो रही है, मिट्टी का पीएच बिगड़ रहा है, जैविक कार्बन कम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, रासायनिक उर्वरकों की दिन प्रतिदिन मांग बढ़ रही है, तो ले दे के नुकसान ही नुकसान है, कोई सिंगल फायदा भी नहीं। तो अब कुछ लोग बोलेंगे, बोले क्या करें? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये जो पराली होती है नरवाई, इसको डीकम्पोजर से, जैसे ये आते हैं ना बायो डीकम्पोजर आते हैं, इनका अगर आप प्रॉपर तरीके से छिड़काव करते हैं, तो ये मिट्टी में, इस पराली को, नरवाई को मिट्टी में मिलाने में मदद करते हैं। जो डीकम्पोजिशन है या अपघटन की जो दर है वो बढ़ जाती है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। कुल मिला के जो हमारा भविष्य में होने वाला खेती का खर्चा है वो कम होगा। वो बात अलग है कि हमें समझ ही नहीं आती कि इससे भविष्य में कैसे, जैसे हम आज एक्सरसाइज करें तो आज तो हमें आलस से आता ही है कि एक्सरसाइज करेंगे क्या होगा, लेकिन बुढ़ापे में जाके पता चलता है कि नहीं, जवानी में जो एक्सरसाइज करी थी वो बुढ़ापे में काम में आ रही है। तो अभी आपके पास समय है, अगर आज मिट्टी को बचा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो होना है वो होना ही है। जैसे ये इफ्को का बायो डिकम्पोजर आता है, ठीक है, अच्छा आता है,
पूसा का भी आता है, तो आप कोई सा भी बायोडिकम्पोज़र ले सकते हैं और अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। ठीक है? तो आज की जानकारी इतनी ही थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ आपको वैल्यू मिली हो वीडियो से, तो आप इसे दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। ठीक है? मेरा नाम है मोहित जायसवाल। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।